शुरू कर दें। बस ठीक हो गया। हम अपना लेक्चर, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया आपने? जी, कर दिया मैंने स्टार्ट। ओके। आज का हमारा टॉपिक, मेरा टॉपिक है फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप्स। हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे पास मुख्तलिफ लूप्स हैं, जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, ट्रेडिशनल फॉर लूप, और बाकी हमारे पास दो और फॉर लूप्स आते हैं, जिसका नाम है फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। फॉर ऑफ लूप मेनली हम यूज़ करते हैं एरेस के लिए, और फॉर इन लूप जो है वो हम लोग मेजरली यूज़ करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ लूप करने के लिए। आप कहेंगे कि हम लोग फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, कि हमारे पास ट्रेडिशनल फॉर लूप मौजूद है। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिशनल फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन होती है हमारी, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसमें कंडीशन आती है और फिर उसको इंक्रीमेंट आता है। तो बिगिनर के लिए सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिंटेक्स को सिंपल, लूप को सिंपल बनाने के लिए ये फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप बने हैं। तो पहले हमारा हम लोग फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, देयर इज़ अनदर लूप वी कैन यूज़ टू इटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। हमारे पास एक और लूप है जो कि एरेस के एलिमेंट्स को इटरेशन के लिए लूप वैल्यूज़ को लूप करने के लिए यूज़ होता है। आप इधर सिंटेक्स देख रहे हैं। हमने पहले हम लोग पहले वेरिएबल फॉर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेट वेरिएबल नेम आपका कोई भी हो सकता है, और उसके बाद हम लोग ऑफ लगाते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एरे होता है उसका नाम लिख देते हैं। इस और फिर उधर हमारे पास बॉडी में हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। असल में ये काम ऐसे करता है कि एरे की जो ये हर एक वैल्यू को लूप करेगा। एरे की जो पहली वैल्यू होगी वो पहले इस वेरिएबल नेम में चली जाएगी, और उस पे हम लोग थोड़ा प्रोसेस करके वो या प्रिंट करना हो तो वो प्रिंट कर देगी। फिर दूसरी बार जब दूसरा वैल्यू आएगी, तो वो उस वैल्यू से रिप्लेस होके वो दूसरी वैल्यू वेरिएबल नेम में चले जाएगी, और उस पे हम लोग प्रोसेस हो जाता है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल यूज़ में। ठीक हो गया। आप इधर देख सकते हैं, मैंने इधर एक एरे बनाया है नेम्स के नाम से, उसमें मैंने नेम्स डाल दिए हैं। हमारे पास इधर 5 नेम्स हैं। सिंटेक्स फॉर लूप के जिस तरह मैंने आपको बताया, फॉर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ऑफ कीवर्ड लगा दिया है, और एरे का नाम लिख देंगे हम लोग उसमें स्टेटमेंट। ठीक है। अब अगर हम लोग इस नेम्स के एरे को देखें, तो इसको मैं आप लोगों के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। और फॉर कीवर्ड लगा दिया हमने लेट वैल्यू। आप याद रखें कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ट्रेडिशनल फॉर लूप में अगर हम लोग मेजरली आई यूज़ करते हैं, हम लोग उधर भी कोई और वेरिएबल का नाम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफ कीवर्ड लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग एरे का नाम दे देंगे। इस केस में हमारे पास एरे का नाम नेम्स है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करना चाहें तो हम लोग सिंपल इसको कंसोल लॉग करके, जो इधर हमने वेरिएबल का नाम दिया है वैल्यू, ये लिख देंगे। ये अब इसको रन करके देखते हैं। ये सिंपली एरे के जितने भी वैल्यूज़ होंगे उसको हमारे लिए प्रिंट कर देगा। ओके, ओके सॉरी, नेम्स वैल्यू, ठीक हो गया। ये मैंने डिलीट करता हूँ। नोट सेशन यस, एरर क्यों आ रहा है? पहले आप इसको जो है ना वो वैल्यू पीएससी कर लें और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट कर लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, मैं उस तरह भी करता हूँ, लेकिन ये भी हो, मैं नीचे देखता हूँ कि कोई और तो मैंने यूज़ नहीं किया। नहीं है। फिर से रन करता हूँ सेशन और help the session, why is it not working? चलिए मैं इसको पहले टाइप स्क्रिप्ट बना देता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट बनाए तो सेशन 4.ps पहले। को मैं कॉपी कर देता हूँ।
नेम्स 1, ठीक हो गया। नेम्स उधर हमने नेम वेरिएबल का नाम चेंज किया, तो इधर भी हमें वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। लेट वैल्यू ऑफ वैल्यू, ठीक हो गया। ESC और सेशन 4.ts हमारे पास नोट सेशन डॉट जेएस, नोट सेशन 4.js। ये देख सकते हैं आप, इधर सारे एरे के जितने भी वैल्यूज थे इधर प्रिंट हो गए हैं। ये वर्क कैसे किया, इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वैल्यू के नाम से। आप इधर आई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो भी करे। ऑफ कीवर्ड लगाया है और नेम्स, ये ऐसे होगा नेम्स के एरे में जो हर एक वैल्यू पे ये इटरेट करेगा। पहली वैल्यू जब आएगी तो वो उसकी वैल्यू पहले वैल्यू वेरिएबल जो हमने इधर डिक्लेयर किया उसमें चली जाएगी, और उस वेरिएबल को हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया इधर। फिर ये जब प्रिंट होगा तो फिर ये दूसरी एरे की दूसरी वैल्यू पे जाएगी, जॉन में जाएगी। जॉन वैल्यू पर वैल्यू की जो पहले वैल्यू थी चांटल, उससे रिप्लेस करके वैल्यू के वेरिएबल में जॉन चली जाएगी और वो फिर प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं अगर हम लोग सेम चीज़ अगर हम लोग ट्रेडिशनल फॉर लूप से करें तो वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नेम्स 1 डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस लॉग नेम्स और आई। इसको अब मैं सेम चीज़ अचीव कर रहा हूँ जो पहले हमने ट्रेडिशनल फॉर लूप पढ़ा था उससे। नेम डिक्लेयर कॉन्स्ट नेम्स, cannot detect loss of variable names 1, names 2, declare not। एरर क्यों दिखा रहा है मुझे, इसका मैं सेशन 4.px नेम्स 2 डॉट लेंथ, अभी मैं कमेंट करता हूँ। अब देखते हैं, नेम्स 2, ठीक हो गया। अब फिर से ट्राई करते हैं, फिर एरर आ रहा है, ये क्या मसला है। TSC सेशन 4.ts, चले एरर को आप इग्नोर करें। आप देख सकते हैं हम लोग अगर वो सेम चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं तो वो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं कि आई इज़ लेस देन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स है, काम हो जाता है हमारा, लेकिन हम लोग सिंपल बनाने के लिए हमारे पास एक और क्या कहते हैं फॉर लूप बना है जिसका नाम है फॉर ऑफ लूप। ये स्पेशली मेजरली एरेज के लिए यूज़ होता है। इसको अगर एरेज के वैल्यू हम लोग इटरेट करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए मेजरली यूज़ होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है फॉर ऑफ लूप में, कोई क्वेश्चन हो आपके? सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए कॉन्साइज कोड कॉन्साइज भी हो गया और सिंपल भी हो गया। इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? अगर हम इस अरे को डायरेक्ट कंसोल लॉग के जरिए प्रिंट करें तो फिर ये उसी तरह भी तो ये सब होगी ना? बिल्कुल, अगर एरे को हम लोग अगर इधर मैं डायरेक्ट प्रिंट करूं तो वो एरे के सिंगल वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, वो पूरे के पूरे एरे को प्रिंट कर। आपका भी मैं करता हूँ, इधर में क्या कहते हैं, अगर मैं वैल्यू नेम्स 2 कर देता हूँ। आप देखें, अब इसमें देखें, आप देखते हैं TSC सेशन डॉट ps एरर पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा ये ठीक है, बस अगर आप 2D अरेज में सेशन करें तो फोर डॉट टी अच्छा एस होगा। और जेएस में भी सेशन डॉट टी एस लिखा है आपने। अच्छा सॉरी।
names to we'll see session 4 dot this node session 4 dot this। आप देख सकते हैं अगर मैंने एरे प्रिंट किया है तो वो क्योंकि ये हर एक वैल्यू को इटरेट करता है। अगर मैंने पूरा एरे दिया है तो वो पहले एक दफ़ा पूरा एरे प्रिंट करेगा, फिर जब दूसरे इटरेशन पे जाएगा फिर दूसरी दफ़ा फिर पूरा एरे इटरेट वैल्यू प्रिंट करेगा। बल्कि जब हम लोग पहले खाली वैल्यू यूज़ करते थे उसमें एरे की एक एक वैल्यू इस वेरिएबल वैल्यू में जाती है और वो प्रिंट करती है। आपकी बात क्लियर हुई अभी? ठीक है जी। सिर्फ जी 2D अरेस में अगर कर दे तो फिर बहुत अच्छा होगा। 2D एरे में हाँ 2D ये एरे में एग्जाम 2D एरे में आप ऐसा कर सकते हैं 2D एरे के लिए कि एक एरे बना दें 2D, ठीक है? उसमें अपनी या 2D एरे के लिए आप सिंपल एरे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये उस 2D इस एरे में खाली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग इस जिस तरह सिंपल एरे में हम लोग इधर i = 4 करते हैं, हम इधर i = 3 से भी शुरू करते हैं। अगर हम लोग इधर नेम्स 2 में अगर हम लोग खाली पहले 3 वैल्यू प्रिंट करना चाहें और पहले 2 वैल्यू प्रिंट नहीं करें, तो हम लोग इधर सिंपल लेंथ नेम्स डॉट लेंथ की बजाय हम लोग लेस देन 3 कर देंगे तो 0 1 2 इंडेक्स खाली 2 तक प्रिंट होगा, मतलब पहले 3 वैल्यूज़ प्रिंट होंगे। लेकिन आप इस ये जो फॉर ऑफ लूप है इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें जितने एरे में जितने भी वैल्यूज़ होंगे उन सबको इटरेट करेगा ये। सपोज़ करें 50 एलिमेंट्स है तो वो पूरे 50 एलिमेंट्स को इटरेट करेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते उन 50 में से आप खाली 20 को इटरेट करें। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया अभी। अब आते हैं हमारे पास दूसरा टॉपिक है, थोड़ी बुक को भी देख लेते हैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द एरे कॉल इट वेरिएबल नेम, मतलब हम हर एक वैल्यू के लिए जिस तरह हमने इधर लेट नेम किया है, ठीक है, हमने एक वेरिएबल बना दिया है, वेरिएबल का नाम दे दिया है, उसमें हर एक एरे की वैल्यू जाएगी और वो उस पर प्रोसेस होगा। ठीक हो गया? जिस तरह मैंने आपको करके दिया, वी नीड टू स्पेसिफाई अ टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल हमने बना दिया था नेम के नाम से। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस सिंपल ये मेजरली एरेज के यूज़ होता है, आप ये याद रखें। फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि फॉर इन लूप जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है और फॉर ऑफ लूप जो है वो हमारे एरे की वैल्यूज एरेज के लिए होता है। ये आप याद रखेंगे। We have just seen how to loop over the values of an array, but we can also loop over the properties of an object. This can be helpful when we need to go over all the properties but don't know the exact properties of the objects we are iterating for. अगर आप सिंपल हमारे पास ऑब्जेक्ट को देखें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहें तो हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल फॉर लूप के ज़रिए से तो नहीं होगा, उसको पहले या तो हमें क्या कहते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एरेज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया? और फिर हम लोग उस जब एरे को कन्वर्ट होगा तो फिर हम उस एरे को प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट पे ट्रेडिशनल फॉर लूप नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमारे पास फॉर इन लूप बनाया गया है, जिसकी मदद से हम लोग फॉर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सेस कर सकें, लूपिंग कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी लूप कर पाएंगे हम लोग और उसकी वैल्यूज़ को भी इजीली लूप कर पाएंगे। इसलिए हमारा फॉर इन लूप बना है। फॉर आप इधर देखें, द फॉर इन लूप इज समवट सिमिलर टू फॉर लूप, मतलब फॉर ऑफ लूप की तरह अगेन हेयर वी नीड टू स्पेसिफाई टाइम। उसी तरह हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जो कि अब इधर जब हम लोग वेरिएबल, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और इन ठीक हो गया। फिर हमने कार के नाम से कार ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी हैं, प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू पेज की तरफ। ठीक है? अगर अब लोग इसमें अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाए तो हम लोग ट्रेडिशनल फॉर लूप के ज़रिए नहीं करते, बल्कि फॉर इन लूप हमारे लिए यूज़ होता है। उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि हम लोग इधर लेट आई और इन, उधर फॉर ऑफ जो है हमने ऑफ यूज़ किया था, इधर हम लोग इन यूज़ करेंगे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। और इधर ओबीजे, ठीक हो गया? ये सिंटेक्स है। ठीक है?
ये इसका सिंटेक्स हो गया। देखिए इस तरह फॉर ऑफ लूप की तरह हमने पहले एक टेम्पोररी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है आई के नाम से, और इन कीवर्ड लगाना है उसके बाद हमने, और इधर जो ऑब्जेक्ट में हम लोग इटरेशन करनी हो उसका नाम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक हो गया सिंटेक्स से। अब आए प्रैक्टिकल यूज़ में आते हैं इसके। अगर हमने इधर देखे, हमने इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो हम लोग कुछ यूँ करेंगे, फॉर लेट की इन इधर जैसा कि ऑब्जेक्ट का नाम कार है तो हम लोग कार लिख देंगे, और उसकी बॉडी में हम लोग कंसोल कहेंगे की। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, पहले प्रिंट करते हैं कि आता क्या है हमारे पास। ये सी सेशन 4.txt है। अब देख सकते हैं हमने जैसे ही इसको फॉर ऑफ किया, हमने फॉर इन किया सॉरी, तो हमारे पास इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं हमारे पास। देख सकते हैं, हमें तो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए क्या करें हम लोग, कोई बता सकते हैं आप लोगों में से? अपना माइक ऑन करें। क्या बताया? इधर अपने अगर फॉर इन के ज़रिए से हमने इसको लॉक किया ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को, तो उसने हमें खाली प्रॉपर्टीज़ दे दी, प्रॉपर्टीज़ लूप करके दे दी, लेकिन वैल्यूज़ प्रिंट नहीं की। तो अगर हम लोग चाहेंगे कि हमें खाली वैल्यूज़ प्रिंट करना है, तो हम लोग इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? तो हम डॉट लगा के फिर उसके ज़रिए एक्सेस करेंगे। नहीं, हम अच्छा। इधर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कार, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, दोनों दोनों ठीक है, डॉट लगा से भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब इधर की जो है ये एक हमारे पास इंडेक्स की तरह काम कर रही है। जिस तरह याद है अपने हम लोगों ने ट्रेडिशनल फॉर लूप में आई किया था डिक्लेयर, वो हमारे इधर हमारे पास की इसकी की की काम की, इस प्रॉपर्टी को हम लोग की भी कह सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इधर हमारे पास ये एक की तरह, या आप कह सकते हैं इसकी इंडेक्स की तरह काम कर रहा है इधर। अभी देखते हैं, इसको मैंने कार के अंदर लिख दिया, कार स्क्वायर ब्रैकेट्स, और की कर लीजिए जो वेरिएबल हमने टेम्परली डिक्लेयर किया था। अब आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर्टी की बजाय हमें वैल्यूज़ प्रिंट कर दिया है। कितना इजी हो गया, कितना सिंपल सिंटेक्स है, 2 लाइनों में ही आपका काम हो रहा है। कोई कन्फ्यूजन है इसको? अगर हम लोग अभी और मॉडिफिकेशंस करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर हम लोग इसके साथ सामने प्रॉपर्टी लिखना चाहें, तो हम लोग जो इसका मेन यूज़ है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देख सकते हैं आप इधर मॉडल, सामने उसका हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, उसके सामने हमने वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर दूसरा प्रॉपर्टी आ गई। इस तरह हमने ऑब्जेक्ट्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हमने एक्सेस कर लिए, सिंपल फॉर इन की तरह, फॉर इन लूप यूज़ करके। अच्छा हमाद भाई, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा और सिंपल हो सकता है अगर आप इसको टेम्पलेट लिटरल के ज़रिए यूज़ करें, तो वो प्लीज़ इनको बता जी बिल्कुल, दीजिएगा। मैं आप लोगों को टेम्पलेट, यही चीज़ मैं आपको टेम्पलेट लिटरल के साथ यूज़ करता हूँ। कंसोल लॉग, हमारे पास की आ जाएगी। ठीक हो गया। डॉलर साइन, पहले की आएगी हमारे पास। ठीक हो गया। फिर हमारे पास उसकी, हम लोग चाहते हैं कि उसकी वैल्यू प्रिंट करें, तो कार, अब जो भाई ने कहा डार डॉट की से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उस मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब टेम्पलेट लिटर्स का जो आपको मसला ही हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है। ये सिंपल मेथड है, बस जो वैल्यू रन टाइम पे अगर हमने डिफ़ाइन करनी है, तो हम लोग डॉलर साइन और ब्रेसिस लगा के उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देंगे, और इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं फिर रन करता हूँ, देखिए वही सेम चीज़ हमारे पास प्रिंट हो गई है। सही हो गया। हमारे पास की आ गई है, की हमारे पास मॉडल है। ठीक है। और फिर चले इधर मैं आपको की आ गई एक, और सामने मैं आपको की की वैल्यू करके देखता हूँ, अब आपको थोड़ा समझ आएगा। ये देखो,
ऑब्जेक्ट से हमारे पास की जो है मॉडल है और उसकी वैल्यू जो है गल्फ आ गई है। दूसरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मेक है। उस इस तरह हमने सारे प्रॉपर्टी और उसकी कीज़, ऑब्जेक्ट की कीज़ और प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सेस कर ली हैं। अच्छा, ये अगर आपका कोई सवाल है इनमें, फॉर इन या फॉर ऑफ लूप में आपको कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को समझ आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, यही सेम चीज़, पहले बुक में जाते हैं, फॉर इन लूप और फॉर लूप। अच्छा, कल शहजाद भाई ने जैसी ऑब्जेक्ट्स का आपको जो पढ़ाया था, आखिर में उनका लूपिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स था। एक स्टूडेंट मेंबर ने सवाल भी किया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को लूप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ट्रेडिशनल फॉर लूप के भी ज़रिए से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें फंक्शंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। यू कैन यूज़ एनी लूप to loop an object as soon as you convert the object to an array। ये कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को लूप, किसी भी लूप के ज़रिए से आप ऑब्जेक्ट को लूप कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब पहले आप अपने ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को कन्वर्ट द कीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कीज़ मतलब प्रॉपर्टीज़, ठीक है, सेम चीज़ है। कीज़ में बोलूँ या प्रॉपर्टीज़ बोलूँ तो वो सेम चीज़ होगी। कन्वर्ट द कीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एन एरे, मतलब जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये मॉडल, कलर, ईयर, मेक, मॉडल, इसको पहले हम लोगों को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब हम लोग उसको किसी भी फॉर लूप के ज़रिए, फॉर ऑफ लूप हो, कोई भी या फॉर ट्रेडिशनल फॉर लूप हो, उसके ज़रिए से हम लोग उसको एक्सेस लूप कर सकते हैं, या उसकी वैल्यूज़ को हम लोग एरे में कन्वर्ट कर लें, फिर हम लोग यूज़ करें। या तीसरा तरीका है कि हम लोग की वैल्यू पेयर्स की तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब भाई का सवाल था इधर सबसे पहले कि 2 डायमेंशनल एरे, तो इस ये जो मैं जब ये पढ़ाऊँगा आप, तो आपका वो सवाल भी क्लियर हो जाएगा कि फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से हम लोग 2 डायमेंशनल एरे कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक 1 बाय 1 जाते हैं। कन्वर्ट द कीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एन एरे। हम एक ऑब्जेक्ट के कीज़ को कैसे एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। आप देख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज़ फॉर ऑफ लूप इफ़ वी कन्वर्ट इट टू एन एरे फर्स्ट। मतलब हम लोग एरे में जब फर्स्ट कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग फॉर ऑफ लूप एरेज के लिए यूज़ होता है, तो फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से हम लोग इसको लूप कर सकते हैं। तो इसको जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग एरेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका सवाल होगा। तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है, कीवर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और सामने नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ ये करेगा, दिस टेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड ग्रैब्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट देम। ये ऑब्जेक्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, इस केस में आप देख सकते हैं, इस कार का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉडल, मेक, ईयर और कलर। इसको उठाएगा और इसको एरेज में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा, आइए देखते हैं। लेट एक वेरिएबल में हमने जब उसको एरे में कन्वर्ट करेगा तो वो उसको जो एरे होगा वो रिटर्न, जो ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, जो कीज़ एक ऑब्जेक्ट इधर क्लास आ जाती है और जो कीज़ है, जो इधर कीज़ है, ये फंक्शन है। तो जो कीज़ फंक्शन है वो रिटर्न करेगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एरे में बनाएगा और वो रिटर्न करेगा। तो वो जो रिटर्न करेगा उसको हमने वेरिएबल में स्टोर लाजमी करना होता है, क्योंकि हम लोग फिर उसके बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एरे कीज़ के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया। अब याद रहें, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लिखेंगे, ठीक है, कीज़ मतलब प्रॉपर्टीज़। ये देख सकते हैं इधर मेथड लिखा हुआ है इसने, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है। अब इधर हमें पास करना है जिसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हमने एरेज में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है कार, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने एरे में कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से भी इसको लूप कर सकते हैं। तो हमने कार इसको दे दूँगा, ठीक है। ये करेगा क्या, कार की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको एरे में कन्वर्ट करके उसको एरे की जो मैंने वेरिएबल नया बनाया है उसमें स्टोर कर देगा। अब इसको जो एरे कीज़ है, ये तो एरे आ गया। अगर मैं इसको अभी लॉक करूं एरे कीज़, आप देख सकते हैं ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी
इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। ये आप देख सकते हैं इधर पहला चार जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी उसको एरे में कन्वर्ट करके इधर प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग एरे के की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस एरे ये जो एरे बन गया है इसको फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप लोग वॉइस ऑन करके एक बंदा बता दें, ये भी बता दें कि फॉर ऑफ लूप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और क्या हम इस एरे को हम लोग फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से अभी लूप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई भी नहीं है बंदा बताने के लिए। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं तो ऑन हूँ। चलिए ओके, हेलो, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एरे कीज़ हमने कन्वर्ट कर दी, इसको फॉर ऑफ लूप मेजरली हम लोग एरेज़ के यूज़ करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हमें एरेज़ में आ गई हैं तो हम लोग इसको आसानी से फॉर ऑफ लूप कर सकते हैं। ओके, लेट की इन, इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम कार है। अब इसको हम लोग की को सॉरी हम लोग एरे को कर रहे हैं तो हम लोग इधर ऑफ लगाएंगे, ठीक है। ऑफ, इधर आप कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, टॉक वैल्यू। अब ये मुझे एरे के जितने भी क्या कहते हैं एरे की कार, सॉरी ये देखिए मुझे एरर आ गया। ये कार तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कार ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे मैं ऑफ लूप यूज़ कर रहा हूँ, ये गलत है। ऑफ लूप हम लोग खाली एरे के यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट में वो काम नहीं करेगा। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। अब अरे की अरे कीज हम यहाँ यूज करेंगे कि क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इधर एरे कीज़ यूज़ करेंगे, इसलिए मुझे एरर भी आया है। अब इसको रन करें। ये देख सकते हैं अभी वो एरे में जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो एरे में कन्वर्ट हो गई थी उसकी वैल्यूज़ हमारे पास सारी आ गई हैं। ठीक हो गया? अब इसी तरह अब दूसरे उसमें आते हैं, लूपिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक में दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम लोग वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम लोग एरे में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को हम लोग एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेट एरे वैल्यूज़ के नाम से मैं वेरिएबल बना दिया। सेम उसी तरह ही है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, डॉट लगा के कीज़ की बजाय अब हम लोग वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जावा। अब वैल्यूज़ जब लिखेंगे तो इसका हमें ऑब्जेक्ट भी देना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हम लोग एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इधर हमारे पास कार नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब मैं इसको लॉक करता हूँ एरे वैल्यूज़। अब ये मुझे इधर आप देख सकते हैं ये जितने भी ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ऑब्जेक्ट के, ये एक एरे जो वेरिएबल में बनाया है उसमें रिटर्न कर देगा सारे एरेस। इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट लेट एरे स्ट्रिंग्स csc सेशन 4.ts लेट एरे वैल्यूज़। देखते हैं ये क्यों एरर दे रहा है। देख फंक्शन तो हमने कुछ और नहीं लिख दिया, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ यही है, सेम ही है।
आज पता नहीं ये लैपटॉप क्यों एरर दे रहा है मुझे। कैसे करते हैं? तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। पहले इनकी फॉर लूप के थ्रू आप उसको कन्वर्ट करें ना वैल्यूज़ को, देन फिर उनको एक्सेस करें। नहीं नहीं, मैंने पहले इसको खाली पहले एरे में हमने कन्वर्ट नहीं किया ना उसकी वैल्यूज़, वो तो खाली पहले हमने प्रॉपर्टीज़ की थी। अभी हम लोग वैल्यूज़ को एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमने इधर उसका बिल्ट इन फंक्शन लिख दिया, ऑब्जेक्ट उसको पास कर दिया है। उसकी वैल्यूज़ जो हैं हमें इस वेरिएबल में जानी चाहिए। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि इस वेरिएबल में जा रही भी हैं यानी, तो उसको मैं लॉक कर रहा हूँ पहले खाली। आई डोंट नो ये एरर क्यों दे रहा है मुझे। बुक में आए, बुक में ज़रा आए, इसमें देखिए ये जो नीचे उन्होंने फंक्शन बनाना दिखाया हुआ है वैल्यूज़ का, फॉर लेट की, आप इसके थ्रू आगे जाए ना तो शायद आपके पर ये एरर ठीक, नहीं आएगा। बिल्कुल। हाँ, ये भी तरीका, ये तो बस डायरेक्ट वेरिएबल में असाइन नहीं करके डायरेक्ट किया है। चलो ऐसे तरीके कर लिए, ये तरीका कर लेते हैं। मैं असल में इनके लिए थोड़ा सिंपल कर रहा था। चलिए डायरेक्ट करते हैं। हम लोग वैल्यूज़ को कैसे लूप कर सकते हैं? फॉर लेट वैल्यू, लेट वी कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप, मैंने वी कर दिया, ठीक है। लेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और इधर मैंने कार दे दिया है। ठीक हो गया। अब मैं लॉक करता हूँ वी को। अब रन करके देखते हैं। मैं पहले से कमांड लिखता हूँ और इस बार चेक करते हैं। सेशन 4.ps अब भी एरर दे रहा है, फाउंड वन एरर। अब मुझे नहीं पता ये क्यों मुझे दे रहा है। इसका लेट बी ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, यही लेते हैं, यही कोड लेते हैं, देखते हैं। ठीक हो गया। कार का ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिफाइन है? ऊपर चेक करते हैं कि मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा। सेशन PSC सेशन 4.ts, ठीक है। अब भी एरर दे रहा है। चलिए छोड़े इसको, मैं नया फाइल बनाता हूँ, इसमें मैं आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये कभी कभी होता है। सेशन 4.ps, मैं कॉपी कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। आके मैं पेश कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के कार के नाम से हमने इसकी वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं फॉर ऑफ लूप के ज़रिए, जबकि फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से आमतौर पर नहीं होता। इधर हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं कि हम लोग पहले जो हमारे पास कार ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ हम लोग उसको एरे बना रहे हैं। इधर ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमारा काम ऐसे करता है कि इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसको एक एरे बना देता है। इसलिए हम लोग इधर फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं रन करके देखता हूँ। PSC सेशन 4.ps एरर दे रहा है, क्या माजरा है। 39 ये आप इसको ज़रा ट्राई करें डायरेक्ट JS के अंदर, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर ये सही चल जाएगा। शायद। आप इसको चलिए मैं, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में TS के बजाय जावास्क्रिप्ट ठीक में ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट नोट
सेशन शो डॉट जेएस कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने जब उसको पता नहीं टाइपस्क्रिप्ट मुझे क्यों एरर दे रहा है। अब इधर देखिए मैंने जब इसको रन किया तो ये प्रॉपर्टी में जितनी वॉल्क्सवैगन जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं फॉर ऑफ लूप के ज़रिए। ठीक हो गया? बेसिकली यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में एरर इस वजह से आ रहा है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हम टाइप स्क्रिप्ट को के अंदर कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज़ को एज ए की यानी कि लूप करने के लिए, तो उसकी टाइप ऑफ का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमने इसकी टाइप ऑफ फंक्शन के थ्रू इनकी वैल्यूज़ को लूप ओवर करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है कंसोल डॉट लॉग वाली जगह पर। तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोड मांग रहा है, जिस वजह से वो एरर दिखा भी नहीं रहा लेकिन साथ साथ एरर दे रहा है। ठीक है, सिंथेटिकली तो ये हमारा कोड ठीक है टीएस के अंदर, लेकिन उसका जब कंपाइलेशन होती है तो वो वहाँ पर उसकी कोई डिपेंडेंसी है जो उसको बराबर नहीं मिल रही उसकी टाइप ऑफ को चेंज करने के लिए, तब वो एरर दे रहा है। लेकिन आपने देखा जब हमने डायरेक्ट जेएस के अंदर किया तो इट मीन्स हमारा कोड ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने उसको रन किया तो वो उसने हमें कमांड में प्रॉम्प्ट के ऊपर वैल्यूज़ दे दी। जी जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अभी तीसरा जो है, अब इधर हमें तीसरा तरीका जो है वो कह रहा है कि हम लोग की वैल्यू पेयर के ज़रिए से हम लोग पहले की वैल्यू पेयर दोनों को एक एरे में डाल दें, एरे में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो जब एरे बन जाएगा एक और मिनट के इधर लिए अगर देखें। रुक जाए, अजान हो जाए तो फिर हम शुरू कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज जी कर जी लें। बिल्कुल, अज़ान हो। अच्छा, हमारे पास तीसरा जो तरीका है वो ये है कि हम लोग की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में एरे में स्टोर करें। मतलब इधर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज़ आ जाएगी, क्योंकि एरेज़ के अंदर एक एरे होगी जिसमें की भी होगी और उसकी वैल्यू भी होगी। ठीक है? उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन आता है। इधर आप देख सकते हैं, किधर यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ हो गया, नेम नीचे। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ थी, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है। अगर हम लोग की वैल्यू पेयर फॉर्म में करना है तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ के नाम से हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये ऐसा करेगा कि ऑब्जेक्ट लेगा और उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पेयर फॉर्म में जो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़ है उन दोनों को साथ मिला के अलग-अलग एक ही एरे में स्टोर कर देगा। ठीक है? अब ये हम लोग करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आके यूजिंग की वैल्यू, अब हम लोग की वैल्यू के पेयर में हम लोग एरे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं एक वेरिएबल की वैल्यू एरे, ठीक है, एरे की वैल्यू के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया और उसमें मैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ लेके कार ऑब्जेक्ट ये पैरामीटर ऑब्जेक्ट लेता है। तो इधर हमारे केस में कार ऑब्जेक्ट है। इसको डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। सबसे पहले एरे की वैल्यू। अब ये काम ऐसा करेगा कि हमारे पास जो कार ऑब्जेक्ट है उसकी की वैल्यू पे दोनों को लेके एक एरे में डाल देगा और उस एरे को एक नया जो हमने इधर एरे की वैल्यू बनाई है इसमें स्टोर कर देगा। तो इस तरह हमारे पास एक एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे और चौथा एरे। आप इधर देख सकते हैं हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे बन रही है। ये सारे अलग-अलग भी एरे हैं और एक इसको रैप अप करने के लिए एक और एरे होगा जो कि उसका नाम हमने एरे की वैल्यू रख दिया है। इसको एरे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट करेगा। इस एरे को इग्नोर करें। आप देख सकते हैं ये हमारे पास आउटर बॉडी हो गई और उस एक एरे हो गई और उस एरे के अंदर हमारे पास एक और एरे है जो हमारे पास ये हमारे पास पहला जो उसकी वैल्यू है वो की है, इधर जो मॉडल है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है वैल्यू, इस प्रॉपर्टी जो की है उसकी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एरे बन गई है की वैल्यू पेयर की फॉर्म पे। ठीक है, इसकी ये बनता कैसे है, इधर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। आप देखते हैं ऑब्जेक्ट है क्या,
ये असल में एडवांस टॉपिक्स हैं। ये असल में ऑब्जेक्ट एक क्लास है और उसके क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन बनाया है एंट्रीज, जो कि कार के प्रॉपर की और वैल्यू पेयर्स को एरे में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, अब जब ये एरे में कन्वर्ट हो गई है तो अब हम इस पे फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से भी इसको लूपिंग कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। फॉर कीवर्ड लगा दिया मैंने, लेट। अब इधर एहतियात करें कि हमारे पास तो ये की वैल्यू पेयर फॉर्म में है, तो आपको इधर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना होगा। आपने इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पहली की दो वेरिएबल इसको देने होंगे की वैल्यू। ये आप ध्यान करें, ये मैंने की जो वैल्यू लगाई है ये ज़रूरी नहीं है की वैल्यू, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ, और इधर मैंने एरे देना होगा, एरे का नाम। ठीक हो गया। अब इसको लॉक करते हैं, बुक में देख लेते हैं। ठीक है, इधर ये एरे एंट्रीज आ गई हैं, इसको हमने प्रिंट कर दिए। ये भी आपको पता चल गया है कि प्रिंट करके एज यू कैन सी इट इज़ रिटर्निंग अ 2 डायमेंशनल एरे। जैसे कि बुक भी बता रहा है ये 2 डायमेंशनल एरे हमें रिटर्न करने हैं, कंटेनिंग की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हमें रिटर्न करें। अब इसको हम लोग इसकी कीज़ भी प्रिंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बैक टिक के ज़रिए से प्रिंट करूँगा। इसकी कीज़ पहले की जो होगी हमारी डॉलर साइन की नाम हो गए, जो पहला वेरिएबल होगा हमारा, इधर हमने जो डिक्लेयर किया है उसमें हमारी एरे की जो पहले की वैल्यू है जो कि की है वो चली जाएगी, और जो दूसरी हमारे पास जो की वैल्यू है गोल, वो दूसरे वेरिएबल में चली जाएगी। हर इटरेशन में बस उसकी अगले प्रॉपर्टी बस वैल्यूज़ रिप्लेस होती जाएंगी। और हमारे पास इधर वैल्यू है, आ गई है वैल्यू। अब इसको रन करके देखते हैं। एरर को इग्नोर करें। ये देख सकते हैं हमारे पास इधर आ गया की मॉडल आ गई है हमारे पास, और उसकी वैल्यू जो है गोल्फ। आपने देखा इस तरीके से हम लोग फॉर ऑफ लूप के ज़रिए से हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि याद रहे कि फॉर ऑफ लूप मेजरली एरे के लिए यूज़ होता है। इस केस में हम लोग इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट डॉट बिल्ट इन फंक्शन के ज़रिए से हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हमने पहले एरे में कन्वर्ट किया, इसलिए हम लोग फॉर ऑफ के ज़रिए से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। वरना फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए आम तौर पर हम लोग फॉर इन यूज़ करते हैं, जो कि ईजी भी है, उसको हमने पहले एरे में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला अब इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, वरना मैं आगे जाता हूँ फॉर ईच की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, तैयब भाई हैं, शहजाद भाई तैयब भाई हैं इधर? हमारा तो इस तरह करें ना कि दूसरे तैयब भाई शायद नहीं है, दूसरे जो दो भाई हैं आप उनको टाइम हम पहले दे देते हैं, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर हम फारिज कर लेंगे। पहले चलिए आबिद ठीक, भाई और दूसरे जो हैं वो तैयब ठीक है भाई, ठीक है ये बिल्कुल, कर लें। ऐसा कर लेते हैं, अब ऐसा आबिद कर भाई लेते आप कर रहे हैं या ताइफ भाई, तला मोहम्मद तला भाई जो भी कर रहे हैं वो अपनी स्क्रीन शेयर करें ताकि नेक्स्ट आगे शुरू हो सके प्लीज़। जी, मेरा आज का टॉपिक है वो स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट जहन में डाल लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट हमारे साथ क्या है। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हमारे साथ किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिफरेंट केसेस में चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्विच स्टेटमेंट हमारे साथ किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिफरेंट केसेस में चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे साथ ये काम इफ इल्स भी करता था। इफ इल्स क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिफरेंट इफ में चेक करता था, फिर इफ इल्स, फिर एल्स इफ, तो इसी तरह 1 बाय 1 चेक होता रहा था। इसमें मसला ये था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोडिंग हो रही थी कि हर एक इफ में हमें कंडीशन देना होता था। आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़ आ रही है लेकिन थोड़ा zoom जी। तो करें। इस मसले ये फाइल को थोड़ा सा जूम कर लें तला भाई। ठीक हो गया? जी ठीक है, आप चलें प्लीज़।
तो इफ इल्स में हमारे साथ मसला ये था कि इफ़ के जो कंडीशन है उसको हम बार बार देते हैं, जैसा इस इफ़ में जो कंडीशन दिया है, इस एल्स इफ में फिर ये दिया है, फिर दिया है। तो इस मसले के हल के लिए हमारे साथ स्विच स्टेटमेंट आ गया। स्विच स्टेटमेंट में हम एक वेरिएबल को पास करते हैं और उसको एज एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट में डाल लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट केसेस में चेक करते हैं, मतलब केस 1, केस 2, केस 3। और इसी तरह हमारा जो एक्सप्रेशन, हमारा जो वैल्यू होता है वो केसेस में चेक होता रहता है, और जो केसेस के साथ ये ट्रू होता है तो वो प्रिंट हो जाता है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए ऐसे करते हैं कि पहले एक वेरिएबल को लेते हैं, चलो हमारे साथ ग्रेडिंग को फाइंड करते हैं। ग्रेड के लिए अगर हम ग्रेड का एक वेरिएबल लें और उसको हम इनिशियलाइज करें किसी वैल्यू से, और फिर स्विच स्टेटमेंट डाल लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट की सिंटेक्स जो है वो इसी तरह है। उसमें एक्सप्रेशन मैंने बता दिया कि वो हमारे साथ वो वेरिएबल ही होगा, तो वेरिएबल हमने डाल दिया। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और उसमें हम डिफरेंट केसेस को मैच करेंगे इस वैल्यू के साथ। तो हमारे साथ केस 1 में हमारे साथ केस 1 हो गया। केस 1 में हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हमारा ये ग्रेड का वेरिएबल केस 1 जो हमने केस 1 दिया है 1 या है, तो ये तो ट्रू होगा, लेकिन हम मुख्तलिफ केसेस में इसको चेक करेंगे। चाहो हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या प्रिंट करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे, इसमें हम पास करेंगे कि अगर 1 हो हमारे साथ तो उसमें नाइस प्रिंट कर दें। तो इसमें एक बात और आ जाती है, अगर हम केसेस लेते हैं तो उसको एक केस चेक होगा, अगर एक केस ठीक नहीं होता इफ इज की तरह तो वो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे केस में। तो पहला केस तो टर्मिनेट करना होगा, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जिसे ब्रेक कहते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे साथ क्या करता है, इस केस को टर्मिनेट करता है, तो हम दूसरे केस में चले जाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए। हम अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम कंसोल देते हैं। अब ये देखो, अगर हमारे साथ ये इफ एल्स होता तो हम हर इफ के लिए कंडीशन देते, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कोड इजी हो गया स्विच के ज़रिए, तो ये स्विच स्टेटमेंट ही इसीलिए है ताकि हमारे साथ कोडिंग आसान हो और हम बार बार एक्सप्रेशन ना लिखें। तो हमारे साथ अगर 2 हो तो ये गुड प्रिंट कर दें, ठीक है। फिर इसको भी ब्रेक लगा देते हैं ताकि जब ये हमारा स्टेटमेंट अगर मैच हो जाए तो भी ब्रेक हो, और अगर मैच ना हो तो भी ब्रेक हो। तो हम केस 3 तक आते हैं। केस 3 हमारे साथ केस 3 में हमारे साथ ये है कि वेरी गुड। अगर हमारे साथ केस 3 हो तो वेरी गुड प्रिंट हो, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं कि हमारे साथ क्या रिजल्ट आता है। वेरी गुड आ गया। वो किस लिए, कि हमने वैल्यू दिया है, इस वेरिएबल को जो हमने वैल्यू दिया है वो है 3 हमारे साथ। तो ये मुख्तलिफ केसेस में स्विच के ज़रिए चेक होगा। अब ये वैल्यू हमारे साथ केस 1 में चेक होगा, केस 1 तो 3 के बराबर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। तो ये इस केस को
ब्रेक के ज़रिए टर्मिनेट कर देगा और दूसरे केस में चला जाएगा। जब हमारे साथ दूसरे केस में चला जाए तो उसमें तो 2 है तो 3 के साथ मैच नहीं होता, तो वो भी ब्रेक के ज़रिए टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे साथ केस 3 में आ जाएगा। केस 3 में हमारे साथ ये 2 हो जाएगा, 3 और 3 2 हो जाएगा, तो हमारे साथ वेरी गुड प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें एक और बात है, और बात क्या है कि हमारे साथ तो मुख्तलिफ केसेस होंगे। अगर हम 4 वैल्यू दें तो क्या प्रिंट होगा? 4 वैल्यू पे हमारे साथ हमने दिया ही नहीं है केस, तो प्रिंट तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, तो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र हमारे साथ वैल्यू ना दे जो हमने केसेस में दी है, अगर वो वैल्यू ना दे, इस वैल्यू के में मैच ना हो, तो हम क्या प्रिंट करेंगे? अगर मैंने अब 4 दे दिया तो वो खाली प्रिंट हो गया, तो उसके लिए भी एक मैसेज आना चाहिए कि आपने गलत नंबर डाल दिया है। तो इसके लिए हम एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज लगा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ एक मैसेज होगा कि इनवैलिड नंबर। तो अब अगर हमारे साथ कोई भी वैल्यू इसके साथ मैच ना हो, पहले तो केसेस के साथ हमारा वैल्यू मैच होना चाहिए। अगर मैच ना हो, वैल्यू हम गलत दे दें, तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट का केस चलेगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर देगा। जैसा कि हमारे साथ आप देख रहे हैं, 4 मैंने दिया है, वो केस 1, केस 2, केस 3 के साथ मैच होगा। उसमें ये मैच नहीं हो रहा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे साथ इनवैलिड नंबर है उसको प्रिंट कर देगा। ये था हमारे साथ स्विच स्टेटमेंट और इसका कंपैरिजन इफ इस के साथ। अब मोहम्मद इस दूसरी बात तला, जी मैं आपको इधर पॉइंट पे रोकना चाहूँगा। आप अपने कोड जी पे लाएं, कोड पे लाएं। आप जी हाँ, अब आप इधर ग्रेड को 3 कर दें, 4 की बजाय 3 कर दें। अब इसको रन करें, मैं आपको जी, अब आप देख सकते हैं, मैं इधर ऐड, अब देख सकते हैं कि 3 तो मैच हुआ, फिर भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट हमारे पर प्रिंट हो गया। हाँ ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम ये लोग ब्रेक ब्रेक इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर केस 3 मैच हो गए तो वो उसकी बॉडी में चली जाएगी और वो कंसोल होके उसके, अगर हम लोग ब्रेक ना यूज़ करें तो उसके नीचे जितने भी हमारे पास कंसोल्स होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बिल्कुल ब्रेक यूज़ करेंगे, हम लोग उस बॉडी से निकल जाए, जब वहाँ केस मैच हो जाए तो हम लोग उस बॉडी से निकल जाए, क्योंकि अगले केसेस को हमें प्रिंट नहीं करना। ये ब्रेक इसलिए यूज़ होता है। जी, आप कंटिन्यू करें, थैंक यू। तो ये सही है। ब्रेक जो ना हमारे साथ केस 3 के साथ केस लगा 3 था में ब्रेक। हाँ जी हाँ ब्रेक इस तरीके से ब्रेक केस 3 के साथ मैच हो, तो अब ब्रेक का कंसेप्ट जहन में आ चुका होगा इस गलती के साथ। तो जी जी बिल्कुल। ब्रेक हमारे साथ इसको टर्मिनेट कर देगा और इस 4 को बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा। अब हमारे साथ 3 है तो वेरी गुड को प्रिंट कर देगा, अगर हमारे साथ 4 हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। सही है। ठीक है तला भाई। यस, क्लियर है। अब इसमें हमारे साथ एक दूसरा केस आता है, बुक के हिसाब से अगर हम चलें तो डिफ़ॉल्ट तो हो गया। डिफ़ॉल्ट हमारे साथ अगर कोई वैल्यू इन केसेस में मैच ना हो, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, जितने भी केसेस हमारे साथ हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ उसलिए यूज़ होता है कि अगर वैल्यू मैच ना हो केसेस में, तो वो डिफ़ॉल्ट हमारे साथ मैसेज प्रिंट कर देगा। अब इसमें हमारे साथ अगर मुख्तलिफ केसेस आ जाए तो हम क्या करेंगे? कंबाइनिंग केसेस। अच्छा तला भाई, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम जी यहाँ पर हम अभी सिर्फ डिजिट मैच करवा रहे हैं तो हम स्ट्रिंग भी जी मैच करवा सकते हैं? हाँ जी हाँ, स्ट्रिंग अगर हमारे साथ कोई भी नंबर हो तो हम तो केस में फिर डिफरेंट मुख्तलिफ लिखेंगे। अब हमारे साथ अगर इस ग्रेडिंग का फार्मूला हम ABCD में डाल देते हैं, अगर ए हमारे साथ एक स्ट्रिंग है, हम इसको केसेस भी मुख्तलिफ कर देंगे। हम इसमें ए डाल देते हैं केस ए, इसमें केस बी डाल देते हैं,
ठीक है, सही क्लियर है। बस मैं कह रहा था सबको क्लियर हो जाए मेरे साथ। सबको इस एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। चलो, तो ये अगर हम ग्रेड बी के लिए ये फाइंड करना चाहते हैं, वो नंबर वाला एग्जांपल था, जैसा शहजाद भाई ने कहा कि ये स्ट्रिंग में कर दे तो ये स्ट्रिंग वाला हो गया जी। तो हमारे साथ यहाँ ग्रेड बी है और यहाँ केस बी के साथ मैच हो रहा है, तो हम हमारे साथ उसकी जो कंसोल है गुड वो प्रिंट हो जाएगा। सही है, क्लियर है? क्लियर है तला भाई। सबको ये जो ग्रेड हमने बी दी ये फिर केस सेंसिटिव होगा, अगर हमने नीचे स्मॉल अल्फाबेट में दी तो फिर कोई फर्क तो नहीं होगा। चेक कर लेंगे। यस, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू है। हेलो, स्क्रीन नजर आ रहा है मैम? जी जी, आ रही है सर। अच्छा जी, थैंक यू जी। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये दो पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जो नॉर्मल फ्लो एक मिनट सर। हेलो, अच्छा तलब भाई आ गए, चले ठीक है। आबिद भाई, स्विच तलब भाई स्टेटमेंट अपनी, सबको क्लियर हो गया? जी तलब भाई आप हेलो? लोग आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे हाँ रहे थे। क्लियर हो गया आबिद से। वो कंबाइनिंग वाला हो गया? नहीं, कंबाइनिंग वाला आप प्लीज़ ठीक है बता जी। दें, फिलहाल में वो नहीं हुआ अगर क्लियर। कंबाइनिंग वाला क्लियर ना हो, अगर कंबाइनिंग वाला किसी को क्लियर ना हो तो वो दोबारा कर लेता हूँ। क्लियर तला है? भाई आप अपना टॉपिक ख़त्म कर ले, आप जी, शेयर हम सीन आपका कर दें। वेट कर रहे थे, तो आप स्क्रीन शेयर करके कंबाइनिंग वाला ठीक है जी। बताएं, उसके बाद फिर आबिद भाई अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके। स्क्रीन शेयर हो गया? जी हो गया जी, शुरू करें। तो हमारे साथ इसमें एक दूसरा केस आता है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग केस में क्या होता है, अगर हमारे साथ एक वैल्यू डिफरेंट केसेस में, अगर 2-3 केसेस में एक ही टाइम पर प्रिंट हो रहा हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। हम ये तो सिंपल था कि केस 1 में चेक करेगा, केस 2 में चेक करेगा, केस 3 में चेक करेगा और उसी के हिसाब से हमें कंसोल कर देगा। तो अगर हमारे साथ ये केसेस डबल हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो फिर अगर यहाँ पर हमारे साथ 2 केसेस आ जाए, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम्बिनेशन है 2 से ज़्यादा हो, बी सी डी, इसको हम डी करते हैं। फिर इस वैल्यू को हम इस केसेस में, डिफरेंट केसेस में चेक करेंगे। तो अगर हम वैल्यू देते हैं सी की वैल्यू हमने दे दी कॉलन जी। लगा लें, कॉलन लगा लें, क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ, यहाँ सही है, थैंक यू जी। ऊपर भी लगा तो दें बी में, केस बी। थैंक यू। तो हमारे साथ अब केसेस कंबाइन हो गए, डबल हो गए। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहें इन केसेस में तो हम क्या करेंगे? ए में तो हमारे साथ सिंपल प्रिंट होता था नाइस, अब ये 2 हो गई, तो इसको कैसे करेंगे? अगर हम सी को उठाते हैं और सी को कंसोल करते हैं तो हमारे साथ क्या आएगा? गुड। ये अब कंबाइन है, तो सी और डी, अगर हम सी दे या डी दे, ये कम्बिनेशन है, तो ये वही ही प्रिंट होगा जो इसको कंसोल दिया हुआ है। ठीक, अब हमारे साथ डी हो गया, ये दो, ये कम्बिनेशन है। अगर हमारे साथ
मुख्तलिफ केसेस हों, केस ए है, केस बी है, केस सी है, तो अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को उसी हिसाब से चेंज करेंगे तो वही केसेस प्रिंट हो जाएंगे। हमने अब देख लिया कि सी का भी गुड आ रहा है और डी का भी गुड, ऐसा ए का भी गुड नाइस आ रहा होगा और बी का भी। तो ये कम्बिनेशन है हमारे साथ। अगर मुख्तलिफ केसेस हों तो मुख्तलिफ केसेस के लिए भी हम इसको लगा सकते हैं। थैंक यू। मतलब भाई आप कह रहे हैं कि मतलब ये लॉजिकल और की तरह काम करेगा, जिससे हम लोग इफ कंडीशन में लॉजिकल और यूज़ करते हैं। यस यस, ये ठीक वही ठीक तरह है इफ की ठीक, तरह, लेकिन ये थोड़ा रीडेबल है। इसका जी जी ठीक है ठीक। ठीक है। जी आबिद भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है जी। आप स्क्रीन भी अच्छा, शेयर और हो स्क्रीन भी शेयर हो रहा है? यस। अच्छा जी। अच्छा, तो मेरा आज का टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये जितना तला भाई ने बताया कि हम स्विच स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है, ये दोनों नॉर्मल फ्लो ऑफ कंप्यूटर जो है, प्रोग्राम जो है उसका चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये लूप्स के साथ इस्तेमाल होता है। ब्रेक और कंटिन्यू लूप्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये दोनों जो है, ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है, हम यूजुअली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कंडीशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो वो जो है लूप को टर्मिनेट करता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है तो वो उसको रन करता है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि आपका टाइम ध्यान नहीं रहना चाहता तो लिखने पे, इसलिए मैं इसके पहले से मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें तो ये हमारे पास 1 to 10 वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब देखें आप, तो आपको पता है, और 1 से लेके 10 तक हमारे पास वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। अब हम सिंपल इस समय ब्रेक इस्तेमाल कर दें, ये 1 वैल्यू डिस्प्ले करेगा और उसके बाद जो लूप है उसको टर्मिनेट कर देगा, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रन करेगा तो लूप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पहला लूप टर्मिनेटेड बाय ब्रेक, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आप देखें, अभी मैं इसको रन करता हूँ और ये हाइड कर देता हूँ। मैं सेव नहीं किया, सॉरी। अभी देखें आप, जैसे ही लूप शुरू हुआ 1 प्रिंट हुआ यहाँ, ठीक है, और 1 के बाद हमने डायरेक्ट ब्रेक दे दिया। तो जब जैसा ही ब्रेक एनकाउंटर हुआ डू की लूप, तो इसने इसको टर्मिनेट कर दिया और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये रन होगा, ठीक है। तो लूप से बाहर एकदम ये चले जाएगा। इसके जैसा मैंने कहा, इसको हम कंडीशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मैं चाहता हूँ कि 4 के बाद वैल्यू डिस्प्ले ना हो, ठीक है। तो ये जैसा ही यहाँ कंडीशन मीट होगी, ट्रू हो जाएगी, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट रन कर देगा और हमारे पास जो वैल्यूज डिस्प्ले होंगी वो 1 to 4 होंगी। अभी आप देखें, और ये मैं इसको ब्रेक हटा देता हूँ, ये वाली। ये देखें, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब 4 तक हमने जैसे ही 4 आ गया, इसने नॉर्मल रन जो था वो था 10 तक इसमें एग्जीक्यूट होना था, ठीक है, नॉर्मल जो लूप था। लेकिन ये जैसे ही इसने 4 जो है कंडीशन ठीक ट्रू हो गया, आई इज इक्वल टू 4, तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट उसने जो है इसको इस लूप को टर्मिनेट कर दिया, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4 के बाद उसको एग्जीक्यूट किया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम एक और सिनारियो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिनारियो में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि ऑड नंबर डिस्प्ले हो,
ठीक है, 1 और 10 के दरमियान जो लूप मैंने दिए हैं इसमें और नंबर डिस्प्ले है, ठीक है। और ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता, ये कंटिन्यू में इस्तेमाल करूँगा। एक मैं और एग्जांपल देख लेता हूँ अगर मेरे पास हो या। अच्छा जी, ये मेरे पास एक और एग्जांपल है। ये हमारे पास स्टूडेंट का एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ हमने एक लूप लगाया हुआ है, तो ये तमाम वैल्यूज़ जो है इसको डिस्प्ले करेगा। आप देखिए, मैं इसको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आपको पता है इस बात का, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए यूज़ कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स। और ये यहाँ जे है थोड़ी, तो ये देखिए इसमें जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स है उसको डिस्प्ले किया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई नाम मैं फॉर एग्जाम्पल सर्च करना चाह रहा हूँ, वो नाम मुझे मिल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मजीद लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो नाम डिस्प्ले हो जाए और ये मुझे मैसेज दे दे कि ये सर्च हो गया। तो मैं एक कंडीशन दे दूंगा इसमें, तो जैसे आप देखें यहाँ कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैं बाबर सर्च करना चाहता हूँ या फ़हीम लिख दें, तो कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो इस लिस्ट में मौजूद होगा तो ये वाला कोड जो है यूज़ करेगा। अब इसको मैं, अब देखें जिस तरह ही फ़हीम इसको मिला है, तो उसने कहा है कि फ़हीम जो है वो सर्च हो गया, ठीक है। तो हम अगर इल्स के साथ लिख भी सकते हैं कि कोई और वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं। अगर हमें वैल्यू नहीं मिलती तो हम कह सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग सर्च, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज कर देते हैं और हमारे पास एक फ़हीम अहमद लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और हम यहाँ सर्च करना चाहें तो ये बहरहाल ये तो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है लूप से। इसको हम इस पर हम वो भी लगा सकते हैं, बूलियन वैल्यू लगा सकते हैं और बाहर लिख सकते हैं कि सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस केस में भी हमारे पास जो है ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, तीसरा जो इसके बाद मैं आ जाता हूँ कंटिन्यू पे। अब कंटिन्यू का मकसद क्या है? कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, वो कहता है कि जो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट आए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, कंटिन्यू के बाद। जी जी हेलो, जी। स्पीड बहुत तेज है। अच्छा, स्लो कर दो। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा। अच्छा, ब्रेक में समझ आ गई उसकी आपको, ब्रेक की? हाँ, आ गई, वो आ गई। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं ज़रा स्लो कर देता हूँ। तो देखिए 1 to 10 हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कंटिन्यू लिख दूँ सिर्फ, अगर आप देखें तो आप देखें क्या होगा जी। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह यहाँ आएगा पहुँचेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी है, वो जब यहाँ पहुँचेगा तो ये वापस इधर पहुँच जाएगा चेक कंडीशन पे, ठीक है। इसको चेक करेगा और जो अगर ये लूप ख़त्म ना हो तो ये दोबारा कंटिन्यू पे आएगा, कुछ भी ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप देखें इधर कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, क्योंकि इसके बाद जो जितने भी स्टेटमेंट हो 1, 2 या 3 वो इसको इग्नोर करता है। कंटिन्यू का मतलब क्या है? टू इग्नोर द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को कुछ मसला हो जाए
प्रॉब्लम आ जाए, हम कहते हैं आप कंटिन्यू करें, इस मसले को छोड़ें आप, ठीक है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी प्रॉब्लम है इसको छोड़ें, आप कंटिन्यू करें। तो ये भी जितने नीचे जितने भी 1 या 2 या 3 स्टेटमेंट्स होंगी लूप के अंदर, उसको इग्नोर करेगा और चेक कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि 4 डिस्प्ले ना हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 4 डिस्प्ले ना हो, ठीक है, और बाकी वैल्यूज डिस्प्ले हो, तो मैं क्या करूँगा, इफ i इज इक्वल टू 4 कंटिन्यू। अब ये जो लूप चलेगा 1 2 3 डिस्प्ले होगा, 4 डिस्प्ले नहीं होगा, और 5 6 7 8 9 10 तक डिस्प्ले होगा। अभी आप देखिए, मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर आप इसमें देखें ना, तो 1 भी है हमारे पास, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 नहीं है। इसको मैंने क्या कहा कि जिस तरह 4 i इज इक्वल टू 4 हो जाए, तो आप क्या करें, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है इसके बाद उसको इग्नोर करें और ऊपर वापस जाएं और कंडीशन चेक करें, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास एग्जांपल है। मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल भी दे देता हूँ समझाने के लिए, एक 2-3 एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। चेक, अच्छा आमिर भाई, यहाँ पर एक छोटी सी मज़ीद मैं एडिशन करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, प्लीज़। कंटिन्यू का मतलब बेसिक मकसद, जो भी हमने इसकी एग्जीक्यूशन भी देखी, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जब हम अपनी कंडीशन मैच करवाते हैं तो हम कंट्रोल को ये कह रहे होते हैं कि जैसे ही आपको स्पेसिफिक कंडीशन मैच होती है, आप उस एक कंडीशन को इग्नोर करें और रेस्ट ऑफ कंडीशंस को आप रन कर दें। जस्ट लाइक जिस तरह देखिए, हम यहाँ पर हमने 1 2 3 तक चले, हम आगे 4 मैच हुई, तो हमने उस मैच कंडीशन को इग्नोर करने का कहा और उसको कहा कि रेस्ट ऑफ कंडीशंस को इग्नोर नहीं करना, बल्कि जो कंडीशन मैच हो रही है उसको इग्नोर करें और देन छलांग लगा दें नेक्स्ट रेस्ट ऑफ कंडीशंस के ऊपर। बिल्कुल ये बिल्कुल। थोड़ी सी बात प्लीज़ सब लोग ध्यान में रखिएगा कि दोबारा मैं बता देता हूँ, जो कंडीशन मैच्ड होती है वो जस्ट इग्नोर होती है, उससे पहले वाली और उसके बाद वाली वो सारी कंडीशंस चलती हैं, जस्ट मैच कंडीशन को इग्नोर किया जाता है। जी प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा हम मुख्तलिफ सिनारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब चाहता हूँ कि सिर्फ ऑड नंबर डिस्प्ले हो, 1 to 10 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल, मैं 1 से शुरू करता हूँ और यहाँ लिख लूँ कि i मॉडुलस सेपरेटर 2 इक्वल टू 0। ये जो है मतलब इवन नंबर होगा। जब इवन नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि मैं कहूँगा कि इसको आप इग्नोर करें और वापस ऊपर जाए, नीचे कुछ भी डिस्प्ले न करें। यहाँ क्योंकि नीचे डिस्प्ले स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है कुछ भी डिस्प्ले न करें। तो जब भी ये कंडीशन मीट होगी, जब भी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये इवन नंबर को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अब ये आप देखें, तो मैं रन करता हूँ। तो आप देखें 1 आया पहले, ठीक है। जब उसके बाद 2 आया, तो 2 के बाद ये क्योंकि ये कंडीशन जो है मीट हुई, इफ़ i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 2 0, तो ये कंडीशन जो है फुल हुई, तो इसने कंटिन्यू को एग्जीक्यूट किया। तो जैसे कंटिन्यू को एग्जीक्यूट किया, तो नीचे जो कंसोल डॉट लॉग आई है उसको इसने रन नहीं किया, तो ये वापस ऊपर चला गया और उसने जो कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल टू 10 उसको चेक किया और उसको रन किया। वो क्योंकि वो ट्रू है, तो इसलिए फिर वो दोबारा नीचे आया। उसके बाद 3 वैल्यू इसने, क्योंकि इसमें कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो इसने 3 वैल्यू डिस्प्ले की। इसमें कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा जी, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। या हमने एक एरे डिक्लेयर किया, फ्रूट स्टोर, जिसमें एप्पल, पीच, ग्रेप्स, ऑरेंज वगैरह मौजूद है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारे पास लूप है जो रन होगा और हर वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब इसको मैं बता देता हूँ आपको, इग्नोर कमेंट कर देता हूँ, सॉरी। ये
यहाँ मैंने गलती की है, ठीक है। अब आप देखें मेरे पास एप्पल भी डिस्प्ले हो गया, नीचे पीच भी डिस्प्ले हो गया, ग्रेप्स भी डिस्प्ले हो गया, ऑरेंज भी डिस्प्ले हो गया, मैंगो भी डिस्प्ले हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टोर में ऑरेंजेस ख़त्म हो गए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई वेबसाइट या ऐप सर्च करे तो उसको ऑरेंज नज़र ना आए, ठीक है, मेरे पास स्टॉक में ख़त्म है, तो मैं लिखूंगा यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, और मैं यहाँ लिखूंगा ऑरेंज। जैसे ऑरेंज ट्रू होगा तो ये कंटिन्यू करेगा और नीचे वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। तो देखें आप, ऑरेंज को ये स्किप कर देगा डिस्प्ले करने से, और ये बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं उसको डिस्प्ले कर देगा। देखिए एप्पल भी हमारे पास आ गया, ठीक है, और पीच भी आ गया हमारे पास, शुक्रिया जी, और बताने ग्रेप्स के भी लिए। आ गया, मैंगो भी आ गया। एक और एग्जांपल आखिरी दे देता हूँ, टाइम क्योंकि कम है, तो समझाने के लिए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको मुख्तलिफ सिनारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक लिमिटेड हम आप दे रहे हैं, जब आप डेवलपमेंट इंशाल्लाह करेंगे और मैं भी करूँगा तो बहुत से सिनारियो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, तो इससे एक आइडिया बन जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स है, यहाँ जो स्टूडेंट का नाम है उसको हमने कोर्स के साथ एसोसिएट कर दिया है। जैसे आबिद है वेब है, अली है वो ग्राफिक डिज़ाइन है, फ़हीम है वो ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, बाबर है वो वेब डिज़ाइन कर रहा है या वेब डेवलपमेंट, काशिफ है वो वेब डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम मैं दोबारा इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अगर आप इसको रन हम करें तो सारी वीडियोस आएंगी, ठीक है। उसी तरह जिस मैंने पिछली दफ़ा किया, पिछले एग्जाम्पल में, देखिए हमारे पास अली आबिद वेब आ गया, अली ग्राफिक ये सारे नाम हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वेब वाले नाम डिस्प्ले हों, जो वेब कोर्स जो कर रहे हैं उनके नाम डिस्प्ले हों, ठीक है। तो यहाँ मैं एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँ, इफ़ स्टूडेंट आई इज इक्वल टू इंक्लूड GD, मतलब GD जहाँ भी स्ट्रिंग में मौजूद होगा, जो एलिमेंट में जहाँ भी GD अवेलेबल होगा, मौजूद होगा, तो वो इसको जो है ट्रू हो जाए। ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो मैं लिखूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि ये नीचे जो स्टेटमेंट है ये रन नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देगा, ये वापस कंट्रोल चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखें आप, सिर्फ जो मेरे पास नाम आएंगे वो वेब वाले नाम आएंगे। देखिए मेरे पास सिर्फ वेब वाले नाम आए, आबिद वेब, बाबर वेब, काशिफ वेब, ये 3 नाम मेरे पास आए। तो इन सिनारियों में ये इस्तेमाल होता है। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाकी जो वो है प्रेजेंटेशन वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग जी। बाकी जो डिस्कशन अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें, अदरवाइज़ हम फिर अपनी मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। फॉरिज कराने हैं शहजाद भाई?